नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोयला क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं जो इंडिया और यूएस है उनके रिलेशनशिप के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो 4 दिन की विजिट है वो यूएस पे गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वहाँ गए हैं। और ये जो विजिट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस विजिट के अंदर कई तरह के जो इंपॉर्टेंट इशू है उन पर डिस्कशन की जाएगी। चाहे वो आपका जो रशिया यूक्रेन वाला जो इशू है उसकी बात करें, चाहे इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें, या फिर डिफेंस जो डील्स हैं उनके बारे में बात करें। तो आज का जो लेक्चर हमारा रहने वाला है, इसमें हम थोड़ा सा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडिया यूएस रिलेशंस का, उनके बारे में चर्चा करेंगे और किस तरह से ये जो हमारा इंडिया का जो रिलेशन है यूएस के साथ वो इवॉल्व हुआ है विद द पासेज ऑफ द टाइम, कि पुराने टाइम से लेके आज तक कौन से अप्स एंड डाउन्स इस रिलेशंस में देखने को मिले हैं, और साथ में आज के टाइम पे जो इंडिया है और यूएस का है उनके दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो किस हद तक का है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स शेयर अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक रिलेशनशिप दैट हैज विटनेस सिग्निफिकेंट ग्रोथ एंड कोऑपरेशन ओवर द ईयर। कि अगर हम पास्ट से बात करें तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह किए थे उस टाइम पर जो इंडिया और यूएस के रिलेशन थे उनमें सबसे ज़्यादा जो गैप था उस टाइम पे देखने को मिला था। अगर बात करें जो आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उस टाइम से लेकर जो आपका जो वर्ल्ड था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। कोल्ड वॉर चल रही थी, तो उसमें जब इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी अपनाई थी उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया और यूएस काफ़ी एक दूसरे से काफ़ी दूर थे। ऐसा ज़रूर कहा जाता है कि इंडिया जो है आपके रशिया के काफ़ी नज़दीक था उस टाइम पीरियड में भी इवन। सो अगर वो टाइम को याद रखा जाए और उसके अलावा फिर जो यूएस है उसकी जो नज़दीकियों की बात की जाए, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ यूएस के रिलेशन हमेशा से अच्छे ही रहे थे। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें डेवलप हुई हैं धीरे धीरे, जैसे कि मैंने बताया आपको, वो 1971 में जो वॉर हुई थी उस टाइम की अगर बात करें, या फिर जो न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने किए थे उनकी बात करें, तो ये जो गैप था इंडिया और यूएस के रिलेशन के बीच में ये कॉन्टिन्यूसली वाइड होता चला गया। लेकिन हाँ, हम ऐसा ज़रूर कह सकते हैं कि पिछले 20 सालों के अंदर या फिर आफ्टर 2000 जो आपका इंडिया और यूएस के रिलेशन थे उनके बीच में किसी तरह के कुछ खास जो तरक्की देखने को मिली है, वो जो वाइड गैप था काफ़ी ज़्यादा, वो थोड़ा सा कम हुआ है। और अब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इंडिया और यूएस के रिलेशन है काफ़ी अच्छे लेवल पर है। और इंडिया इवन जो यूएसए है, इंडिया का सबसे बड़ा जो डिफेंस पार्टनर है वर्ल्ड में उनमें से एक है। सो ये जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, कोऑपरेशन हुई है, ये रिसेंट कुछ ईयर्स में ही देखने को मिली है। बोथ द कंट्रीज हैव डीपेंड देयर टाइज थ्रू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। द बायलैटरल रिलेशंस आर बेस्ड ऑन द शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द कोलैबोरेशन इन द वेरियस फील्ड। अब देखिए, एक इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं उनमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि यहाँ पर आपके किसी के भी साथ रिलेशन तब अच्छे हो सकते हैं जब आपको दूसरी कंट्री के अंदर किसी भी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आए, आपका खुद का कोई इंपॉर्टेंट फेवर हो, आपको उस कंट्री से चाहिए हो, या फिर किसी ना किसी तरह से वो कंट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। सो उस टाइम पर आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। अब जैसे कि बात की जाए पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए, बेशक दोनों कंट्रीज जो हैं आपस में नेबरिंग स्टेट्स हैं, लेकिन कुछ केसेस में अगर देखा जाए तो इंडिया अक्यूज़ करता है पाकिस्तान को कि वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान का सेम यही आरोप है भारत की तरफ कि वो भी जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान या फिर दूसरे हिस्सों में जिस तरह की वायलेंस होती हैं उनके लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। खैर, इतने सारे इश्यूज हैं हमें अपने पड़ोसी मुल्क से, फिर भी हमारे क्या है ना, जो इकोनॉमिक टाइज है हम उनसे कट नहीं कर सकते, उनसे लग नहीं हो सकते, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ पर इंडिया के लिए किस किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर हम टोटली जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी, हर तरह के रिलेशन बंद कर दे तो उस केस में काफ़ी हॉस्टाइल सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि फिर उस टाइम पे पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा, और उल्टा जो इंडिया होगा उसके ऊपर कई तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो सकती हैं। तो इसलिए हमें पाकिस्तान के साथ भी अच्छे रिलेशन रखने पड़ते हैं, बेशक मजबूरी हो। सेम चीज़ अप्लाई होती है चाइना के साथ भी। चाइना के साथ भी आपने देखा होगा कि कई तरह के जो इंसिडेंट्स हैं देखने को मिले हैं, चाहे वो गालवान वैली हो, चाहे वो आपका सियाचिन ग्लेशियर की अगर मैं बात करूं। तो ये जो सारे इंसिडेंट्स होते हैं इसमें इंडिया को क्या है, अब जो नॉर्मल पॉपुलेशन है भारत की, उनका कहना तो यही होता है जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है कि हमें अपने जो रिलेशंस हैं, जो टाइज हैं, वो चाइना के साथ कट कर देने चाहिए। बट हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिक टाइज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली अगर आप देखें 21st सेंचुरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास मिलिट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आपके देश की पॉपुलेशन कितनी है, रिसोर्सेज कितने ज़्यादा हैं, इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है 21st सेंचुरी के अंदर, अगर आपके देश की इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो स्टेबल है, आप स्ट्रांग हो, तो ऑब्वियसली आप जो दूसरी फील्ड्स हैं उनमें अपने आप ही स्ट्रांग हो जाओगे। तो इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग होगी, जब आपका दूसरे देशों के साथ क्या है, जो ट्रेड्स हैं वो आपके चलते रहेंगे और आपका जो इकोनॉमी है वो सरप्लस में रहेगी। तो ये जो इकोनॉमी है ना, जो ट्रेड है, इसी की वजह से इंडिया चाइना के साथ अपने जो टाइज हैं उनको ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना के साथ भी इंडिया के अच्छा खासा जो ट्रेड्स हैं वो होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट यही था कि जो इंडिया और यूएस हैं वो कई तरह के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को शेयर करते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है, सेम उसी तरह से इंडिया में भी डेमोक्रेसी है। और उसके बाद इकोनॉमिक कॉपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इकोनॉमिक टाइज भी दोनों के लिंक्ड है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका इंडिया से मंगाता है और इंडिया अमेरिका से मंगाता है। उसके बाद जो दूसरी फील्ड्स हैं, जैसे कि हम बात करें डिफेंस वगैरह हो गया, उनमें जो चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब रिसेंट टाइम्स की बात करें, इंडिया एंड यूएस हैव द फोकस ऑन दिस स्ट्रेंथनिंग देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ द डिफेंस एंड सिक्योरिटी। और डिफेंस एंड सिक्योरिटी के अंदर अगर बात करें तो इंडिया और यूएस जो हैं उनके बीच में काफ़ी अच्छा एक नई चीज़ देखने को मिली है कि नया रिलेशन डेवलप हो रहा है, जो कि पहले के रिसेंट जो पुराने जो ईयर्स थे उनमें नहीं देखने को मिलता था। उसका रीज़न क्या है, देखिए ऐसा मानना है जितने भी थिंकर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका भी, कि जो ये आपका 21st सेंचुरी है, ये आपका एरा ऑफ क्या है, जो एशियन कंट्रीज है उनका है। तो उसमें अगर बात की जाए स्पेसिफिकली तो उसमें भी चाइना होगा और दूसरा जो आपका इंडिया होगा, उन दोनों की बात की जा रही है। अब चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट बन के इमर्ज हुआ है, चाहे वो बात की जाए आपके इस एशिया के अंदर या फिर बात के ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। अगर इकोनॉमिक टर्म्स में भी देखा जाए तो उन टर्म्स में भी वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है चाइना। तो वो यूएस जो कि अपने आप को एक सुपर पावर मानता था, उससे ऊपर निकल जाएगा और ये डर जो है यूएसए को सता रहा है। साथ में क्या है, चाइना की डिफेंस कैपेबिलिटीज भी काफ़ी अच्छी खासी है। इवन अगर मैं एक लाइन में आपको कहूँ तो इस टाइम पे चाइना की जो पोजीशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि ये जो इंडिया और जो चाइना का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो वजह मैंने आपको बताई है, इन वजह से हम कह सकते हैं कि जो चाइना है उसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है और इस वजह से चाइना को टैकल करने के लिए यूएसए को जो है भारत की ज़रूरत है। तो ये वो सब रीजंस हैं जिनकी वजह से अभी इंडिया और जो अमेरिका है उनके बीच रिलेशन जो है काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। इसलिए वो जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी है, इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर इंडिया और यूएसए अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने आपको बता दिया है। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इंडिया के लिए भी चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा अच्छा खासा बॉर्डर जो है वो शेयर करता है चाइना के साथ। और जैसे कि चाइना की पॉलिसी हम जानते भी है कि वो एक्सपेंशन की तरफ ज़्यादा फोकस करता है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है चाइना की, ज़्यादा से ज़्यादा जो टेरिटरी है उसको एक्वायर करे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया अलोन, अगर मैं कहूँ कि अकेला चाइना के सामने कुछ टाइम के लिए स्टैंड कर सकता है, बट रियलिटी यही है कि इंडिया को भी जो किसी ना किसी दूसरी कंट्री है उसके जो साथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो रशिया है वो एक म्यूचुअल फ्रेंड है, जो कि चाइना का भी है और इंडिया का भी है। तो रशिया से कम्प्लीटली ये उम्मीद की जाए कि वो इंडिया का साथ देगा, वो भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर हम कह सकते हैं कि कुछ कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, जैसे कि यूएसए हो गया, जापान हो गया, ये कंट्रीज़ जो हैं इंडिया की सपोर्ट कर सकती हैं चाइना के अगेंस्ट। तो इंडिया का भी ये इंटरेस्ट है कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी के अंदर वो अमेरिका को इंक्लूड करे। The two nation engaged in the regular high level dialogues and military exercise। ये मिलिट्री एक्सरसाइज भी इसीलिए की जाती है, enhancing their defense capabilities and promoting regional stability, ताकि जो हिस्सा है इंडियन ओशन वाला, साउथ चाइना सी हो गया, इन सब हिस्सों में स्टेबिलिटी बनाई रखी जा सके, इसलिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ द एक्सपीरियंस अ सीरीज ऑफ अप्स एंड डाउन्स ओवर द ईयर्स रिफ्लेक्टिंग द कम्प्लेक्सिटीज एंड चैलेंजेस इनहेरेंट इन एनी बायलैटरल पार्टनरशिप। कि कोई भी बायलैटरल पार्टनरशिप होती है, बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय जो आपका संबंध होता है, उसमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। इवन एक नॉर्मल रिलेशन जो होता है उसमें भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो ये तो दो कंट्रीज की बात है, और ये जो दो कंट्रीज हैं इनके रिलेशन में भी कई तरह के अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन द लेट 1990s द रिलेशनशिप फेस्ड अ सेटबैक व्हेन इंडिया कंडक्टेड अ न्यूक्लियर टेस्ट लीडिंग टू द यूएस सैंक्शन। अब जब 90s में आपका ये यूएस न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया के द्वारा किया गया था, उससे पहले पोखराम 1 था, पोखराम 2 था। तो ये उस टाइम पे क्या था कि अमेरिका और आपके जो पूरे ये आपकी यूएन की 5 जो परमानेंट कंट्रीज हैं, वो ये चाहती थी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी जो दूसरी कंट्री है न्यूक्लियर टेस्ट ना करे।
तो उसमें इंडिया नहीं था उन 5 कंट्रीज में, इवन आज भी नहीं है। इंडिया एक बहुत अच्छा दावेदार बनता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर परमानेंट जो काउंसिल है उसके अंदर मेंबर बनने के लिए, बट खैर अभी तक अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं हो पाई है। बट उस टाइम की अगर मैं बात करूं, जो पोखराम 2 हुआ था, फिर उसके बाद यूएसए ने कहा था कि जो इंडिया है वो सीक्रेटली न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, इस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी थी। तो एक ये सेटबैक था इंडिया और यूएसए के रिलेशंस के ऊपर। The US was concerned about the India's nuclear program and its potential impact on the regional stability। तो उनका मानना ये था कि इसकी वजह से रीजनल जो स्टेबिलिटी है वो आपकी खराब हो सकती है। बट इंडिया का पॉइंट ये था कि बिकॉज इंडिया इज कवर्ड बाय द एनिमी फ्रॉम द बोथ साइड्स, अगर देखा जाए तो आपका वेस्ट से हो गया, ईस्ट से हो गया, तो चाइना और पाकिस्तान हमारे नेबरिंग स्टेट हैं। तो अगर हमारे नेबरिंग स्टेट जो है उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, तो हमें डिफेंस के लिए, एटलीस्ट डिफेंस के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना था, इसलिए इंडिया ने आपका जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो किए थे। However, in the early 2000, the situation began to change with the US recognizing India as a key strategic partner and supporting its bid for a permanent seat on the United Nations Security Council। अब ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसके अंदर क्या था, इंडिया काफी टाइम से कोशिश कर रहा है कि उसको परमानेंट सीट मिल जाए, और कई बार रेजोल्यूशन जो लेके आया भी गया है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, बट हमेशा जो चाइना है वो इसे वीटो कर देता है, तो उस वजह से इंडिया की जो सीट है वो कंफर्म नहीं हो पाई है। अभी अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जितनी भी कंट्रीज है आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उन सभी का कहना यही है कि उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। कि अब इंडिया की बात भी की जाए तो इंडिया का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो आप वर्ल्ड की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है अगर उस कंट्री को अपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की सीट नहीं देते हो तो उस सिक्योरिटी काउंसिल की कोई खास रिलेवेंस नहीं बचती है। तो इस वजह से इंडिया का जो पॉइंट है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये जो चीज है ये अर्ली 2000 के अंदर जो यूएसए है उन्होंने इंडिया की ये जो बात है उसको सपोर्ट भी किया था कि इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कि किस तरह से इंडिया और यूएसए के रिलेशन में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। एक तरफ अगर बात की जाए तो यूएसए जो है वो सैंक्शन लगा रहा है, उसके बाद कुछ सालों में ये चीज़ देखने को मिल रही है कि वो इंडिया की जो डिमांड है परमानेंट सीट की यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उसको सपोर्ट भी कर रहा है। तो इस तरह से कोई भी जो रिलेशन होता है उसमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले थे, इसी तरह से इंडिया यूएस के रिलेशन में भी देखने को मिले हैं। उसके बाद टर्निंग पॉइंट आता है इंडिया और यूएसए के रिलेशन में, जब 2005 के अंदर क्या करते हैं इंडिया और यूएसए एक डील साइन करते हैं जो कि इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट था। अब जो सैंक्शंस लगाई गई थी न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, उसके बाद ये था कि जो इंडिया है उसको जो न्यूक्लियर है उसकी सप्लाई भी नहीं मिल सकती थी। आपका जो डिफेंस है या फिर टेस्ट करने के लिए वो बात अलग है, लेकिन सिविल पर्पसेस के लिए, मतलब कि चाहे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी हो, चाहे किसी और भी साइंटिफिक वे में उसका यूज करना हो, तो उसके लिए भी जो न्यूक्लियर है उसकी सप्लाई इंडिया को नहीं हो सकती थी जब सैंक्शन लगा दी गई थी। लेकिन 2005 में जो क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया के प्रधानमंत्री और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके बीच में एक डील साइन हुई जिसमें ये कहा गया कि जो इंडिया है अब उसको न्यूक्लियर एग्रीमेंट के अंदर जो सप्लाई जो है वो की जाएगी न्यूक्लियर जो आर्म्स होंगे या फिर किसी और चीज की। दिस लैंडमार्क डील प्रोवाइडेड इंडिया एक्सेस टू द सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द बायलैटरल रिलेशनशिप। तो इसके बाद जो है एक चेंज देखने को मिला दोनों के रिलेशनशिप में। इट वॉज सीन एज द सिंबल ऑफ द ग्रोइंग ट्रस्ट एंड द कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप दोबारा से कभी नीचे गए हो, हमेशा जो है वो ग्रो ही की हैं 2005 के बाद की अगर मैं बात करूं। अब अगर इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में देखा जाए तो इंडिया और यूएस के क्या है, एक बहुत बड़े एक दूसरे के ट्रेडिंग पार्टनर है। द यूएस हैज इमर्ज एज द इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2022-23। तो अगर रिसेंट बात की जाए 2022 और 23 के बीच में, तो जो यूएसए है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन के जो उभरा है। अगर प्रीवियस ईयर के साथ हम कंपैरिजन करके देखें तो लास्ट ईयर जो बात करें तो वहां पर आपका जो 119 मतलब 119.5 जो बिलियन डॉलर्स का वो ट्रेड हुआ था इंडिया और यूएस के बीच में। बट अगर 23 की बात करें तो यहाँ पर जो ये ट्रेड बढ़कर 128 बिलियन डॉलर्स का जो ट्रेड है कंप्लीटली इंडिया और यूएस के बीच में देखने को मिलता है। उसके साथ ही अगर बात करें तो बहुत सारी इंटरनेशनल ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें इंडिया और यूएसए कई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साथ हैं। जैसे कि बात करें यूनाइटेड नेशंस के अंदर इंडिया की परमानेंट सीट तो नहीं है, बट हाँ वो वहां पर यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो इंडिया है उसका मेंबर है। उसके अलावा बात करें G20 जो रिसेंटली 2023 में भारत ने ही होस्ट किया था 2023 में। उसके बाद बात करें एशियन की एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। उसके बाद बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की बात करें या फिर वर्ल्ड बैंक की बात करें, WTO की बात करें, तो इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या है
इंडिया और यूएसए की पार्टनरशिप है आपस में साथ में। द यूनाइटेड स्टेट्स वेलकम इंडिया जॉइनिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2021 में a two-year term and support for the reform in the United Nations Security Council that includes India as the permanent member। तो ये यूएसए का काफ़ी टाइम से डिमांड भी रही है कि रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए यूएन के अंदर। सो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। उसके बाद अगर बात करें डिफेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, डिफेंस कोऑपरेशन हैज़ बीन अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द इंडो यूएस friendship as this has the both strategic and the economic shared interest based on the democratic ideology of both the countries, with the US designating India as the major defense partner। जो US है, जब हम क्या करते हैं IR के अंदर कि कोई भी कंट्री, जैसे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया क्या करता है, कई तरह के जो टाइटल्स है वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर बात करें मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक टाइटल होता है जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है भारत की तरफ से। बीच में जब ये हमारे जो शहीद थे, वो जो हमारे जवान थे वो शहीद हुए थे और उसका जो इल्ज़ाम है या फिर उसके लिए इंडिया ने पाकिस्तान को एक्यूज़ किया था, तब वो टाइटल जो था उसको छीन लिया गया था, बट उसके बाद दोबारा दे दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का। तो ये होते क्या है टाइटल, एक्चुअली में ये जो टाइज हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह के टाइटल दिए जाते हैं। तो यूएसए ने क्या किया है, इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर जो है उसका स्टेटस प्रोवाइड किया है, जो कि एक यूनिक स्टेटस है जो यूएसए किसी किसी कंट्री को ही देता है। इंडिया इज नाउ एट द पार विद द क्लोजेस्ट अलाई। अब ये जो इंडिया और यूएसए का रिलेशन है सबसे क्लोजेस्ट है। दिस हैज ओपन द डोर टू इंडियन प्रोक्योरमेंट ऑफ द सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजी। जैसे कि बहुत तरह की डिफेंस इक्विपमेंट, जैसे कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स की बात करें, वो भी इंडिया क्या है प्रोक्योर करता है यूएसए से। उसके अलावा बात करें कई तरह के जो साइन है, ट्रीटीज जो है वो साइन हुई हैं इंडिया के बीच में और यूएसए के बीच में। तो अगर बात करें जैसे कि डिफेंस रिलेटेड कई टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इंडिया और यूएसए के बीच में शेयर की जाती हैं। उसके बाद बात करें कॉमकासा, ये कई तरह के एग्रीमेंट्स है जो कि जो इंफॉर्मेशन है और जो क्रिमिनली एक्टिविटीज होती हैं एक अलग अलग कंट्रीज में, उनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग के ये एग्रीमेंट्स है जो बोथ इंडिया और यूएसए के बीच में साइन हुए हैं। तो ये टोटल रिलेशनशिप है जो इंडिया की देखने को मिलती है जब से इंडिया आज़ाद हुआ है अब तक यूएसए और इंडिया के बीच में। अगर देखा जाए तो दो जगहें हैं जहां पर इंडिया यूएसए के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। अगर इकोनॉमिकली बात करें तो दोनों का ट्रेड जो रिलेशन है काफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर डिफेंस की भी बात की जाए तो इंडिया बेसिकली दो ही कंट्रीज है जहां से मेजरली जो डिफेंस के इक्विपमेंट है प्रोक्योर करता है। एक रशिया है और दूसरा आपका अमेरिका और तीसरा आपका जो यूरोपियन कुछ कंट्रीज हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो इंडिया और यूएस के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर भी, और अगर इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर बात करें तो वहां पर भी काफ़ी अच्छे जो आपको रिलेशन देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली क्या है कि 21 जून को आपका इंटरनेशनल योगा डे था, तो इसी डे को मनाने के लिए भी और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो 4 दिन की जो यूएस विजिट पे गए थे। अब वहां से उम्मीद की जा रही है कि कई तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं, इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किए जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड की जो दो बिगेस्ट आपकी इकोनॉमी है उनके बीच के जब लीडर्स आपस में बात करते हैं तो वर्ल्ड की जो दूसरी कंट्रीज हैं उनको या फिर उन दो देशों के लोगों को इस तरह की उम्मीद होती है कि कुछ बड़ा जो रिजल्ट है निकल के आएगा या फिर कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट उनकी मीटिंग से निकल के आएगा। तो हो सकता है इंडिया जो है उसमें एफडीआई जो है उसका इनफ्लो अच्छा खासा हो, इन्वेस्टमेंट बढ़े, डिफेंस सेक्टर के अंदर बात हो। तो ये सब टॉपिक हैं जिनके ऊपर बात होगी वहाँ पर। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगले करंट अफेयर के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।